हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत बुक, जिसमें आज हम फंडामेंटल राइट को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल राइट को देखते हैं। ये चैप्टर 7 है। 6 हम लोग नहीं पढ़े अभी, सिटीजनशिप, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आफ्टर फंडामेंटल राइट। ओके, तो देखते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट बेसिकली पार्ट थर्ड में है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एंड ये जो है इसमें आर्टिकल 12 से 35 तक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया गया है ये। ओके, यूएसए के विल ऑफ राइट से लिया गया है। ओके, तो ये सब फैक्ट पता हो, प्रीलिम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट, मेंस में भी लिख सकते हैं। एंड पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन is rightly described as the Magna Carta of the India. Okay, and ये justiciable है। ओके, यानी कि हम इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। और मोर एलोबरेटेड देन द, जो फंडामेंटल राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन है, ये मोर एलोबरेटेड देन द फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, दुनिया में सबसे ज़्यादा एलोबरेटेड यानी कि बड़ा है, डिस्क्राइब, ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ तक कि यूएस से भी बड़ा है। ओके, फंडामेंटल राइट्स का जो मतलब जो जिस प्रकार से एलाबोरेट किया गया है, विस्तृत बताया गया है, वो फंड दुनिया के सबसे सभी कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा है, यहाँ तक कि यूएस से भी ज़्यादा है। ओके, और जो ये गारंटेड है, गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल द प्रोविजंस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ओके, सभी के लिए समान है। दे अपहोल्ड द इक्वालिटी ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, ये इक्वलिटी की बात करता है। एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी की बात करता है। एंड लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन के लिए ये काम करता है। ओके, आगे देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है आर मीन्ड फॉर द प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। और हम लोग डीपीएसपी में क्या पढ़ेंगे? डीपीएसपी में है सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी की बात की गई है डीपीएसपी में, जबकि फंडामेंटल राइट्स में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात की गई। दे प्रिवेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन द अथॉरिटेरियन। ओके, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट से, मतलब शासन से ये जो है प्रिवेंट करता है। एंड डिस्पोटिक रूल इन द कंट्री, सॉरी, डिस्पोटिक रूल इन द कंट्री एंड प्रोटेक्ट द लिबर्टीज, लोगों की लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करता है। एंड फ्रीडम ऑफ पीपल अगेंस्ट द इन्वेजन बाय द स्टेट। ओके, एंड दे ऑपरेट एज द लिमिटेशन ऑन द ट्रिनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्रेरी लॉज ऑफ द legislation. In short, they aim at the establishing ये गवर्नमेंट ऑफ द लॉ एंड द नॉट ऑफ द मैन। ओके, यानी कि जो शासन होगा, गवर्नमेंट होगा, वो लॉ का होगा, ना कि मैन आदमी का होगा। ठीक है, यानी कि ये सरकार के ऊपर लिमिटेशन लगाता है। ओके, आगे देखते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर द गारंटेड, ये गारंटेड है एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये संविधान के द्वारा प्रोटेक्ट है। इन विच द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, ये फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। ओके, इसके नीचे जो है अदर आईपीसी, सीआरपीसी एंड अदर लॉज हैं। तो ये जो है फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, या फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री इससे कह सकते हो। ओके, द फंडामेंटल आल्सो, fundamental also, they are fundamental also in the sense of that they are most essential for the all round development. Yes, ये all round development के लिए fundamental right बहुत जरूरत है, material, intellectual, moral and spiritual of the individuals. Okay, ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडाप्ट किया गया था, यानी कि 26 नवंबर 1946 में ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन, तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड द 7 फंडामेंटल राइट्स, लेकिन इस समय 6 ही है। 7 को देखते हैं कौन कौन है। तो राइट ऑफ इक्वालिटी है, आर्टिकल 14 to 18। राइट टू फ्रीडम है, आर्टिकल 19 to 22। राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन है,
आर्टिकल 23 to 24, 23 and 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, और फिर है पांचवा कल्चरल एंड द एजुकेशनल राइट, ये है 29 and 30। राइट टू प्रॉपर्टी, ये है आर्टिकल 31 बट डिलीट कर दिया गया इसे, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 जनता पार्टी के द्वारा। एंड सेवेंथ है द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आर्टिकल 32 में। ओके, अब जो डिलीट किया गया उसके बारे में देखते हैं। हाउएवर द राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट 44th बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, इट मेड ये लीगल राइट बनाया गया इसे, या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी बोल सकते हो आप, ठीक है, दोनों पूछ लिया जाता है एग्जाम में, लीगल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आर्टिकल 300 ये पार्ट 12 में, ये ध्यान रखना पार्ट 12 में पहुंच गया है, जो कि 300 एंड ये है, स्मॉल ये ने मत लगाना, 300 ये इन द पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो एट प्रेजेंट दे आर ओनली इन द 6 फंडामेंटल राइट। ओके, इस समय 6 फंडामेंटल राइट है केवल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फीचर फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट के फीचर्स को देखते हैं। तो पहला है सम ऑफ देम आर द अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन व्हाइल द अदर्स अवेलेबल टू ऑल द पर्सन वेयर द सिटीजन एंड द फॉरेनर और द लीगल पर्सन्स। लीगल पर्सन में कौन कौन आता है? कॉरपोरेशन एंड कंपनीज आती। ओके, तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल और केवल सिटीजन के लिए है, जो इंडिया का सिटीजन है उनके लिए। बाकी अदर जो है वो फॉरेनर के लिए भी है, और वो कॉरपोरेशन एंड कंपनीज के लिए भी है। सेकंड है दे आर आल्सो एब्सोल्यूट, सॉरी दे आर नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगेगा। दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड है। The state can impose the reasonable restriction on them. Okay, however, whether the such restriction are reasonable or not is to be decided by the courts. Okay, thus they are the strike ये violence between the right of the individual and those of the society as a whole, between the individual liberty and the social control. Okay, थर्ड क्या है? All of them are available against the arbitrary actions of the state. Okay, state के arbitrary action को रोकेगा, against है। However, the some of them are also available against the actions of the private individual. Okay, जैसे कि 17 untouchability को वो प्राइवेट पे भी लगेगा, ठीक है। आर्टिकल 19 भी प्राइवेट पे लगेगा, कोई आपको रोक नहीं सकता कि आप बोले ना। ओके, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच। 4 क्या है? सम ऑफ देम आर द निगेटिव इन कैरेक्टर। निगेटिव मीन्स स्टेट को रोकता है। दैट इज द प्लेस लिमिटेशन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। ओके, वाइल अदर्स आर द पॉजिटिव इन नेचर। पॉजिटिव इन नेचर मतलब कन्फर्मिंग सर्टेन प्रिविलेज ऑन द पर्सन्स। ओके, एंड फिफ्थ क्या है? दे आर जस्टिसिएबल है, अलाउिंग पर्सन टू बी मूव द कोर्ट फॉर द enforcement if and when they are the violated. Okay, अगर violated हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हो, इसे कहते हैं जस्टिसिएबल। ओके, आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर को देखते हैं। 6 में क्या है? दे आर डिफेंडेड एंड द गारंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, हेंस द aggrieved person can directly go to the Supreme Court, not necessary by way of the appeal against the judgment of the High Court. Okay, and 7th क्या है? They are not synchronous or permanent. ये permanent नहीं है। The Parliament can be curtail, इसे कट कर सकती है, and repeal हटा भी सकती है, them only by the Constitution Amendment. Okay, ये स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए इसके लिए। ओके, सिंपल मेजॉरिटी से नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना होगा। किसके तहत? आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना होगा। आगे बढ़ते हैं, एंड नॉट बाय एन ऑर्डिनरी एक्ट। ओके, ये ऑर्डिनरी एक्ट के तहत नहीं होगा। हाउएवर दिस कैन बी डन विदाउट अफेक्टिंग
विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, वो बेसिक स्ट्रक्चर को ना डाइल्यूट करे। एंड amendability of the fundamental right is explained in details, मतलब अगले चैप्टर 11 में देखा जाएगा डिटेल में। और बेसिक स्ट्रक्चर को, और जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है केशवानंद भारती केस 1973 में आया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। एट्थ क्या है? They can be suspended during the operations of the national emergency except the rights guaranteed by the Article 20 and 21. Further, the sixth right guaranteed by the Article 19 can be the suspended only when the emergency is declared on the ground of war and external aggressions पर ही होगा। और ये जो है इसे एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलते हैं। और एंड नॉट ऑफ द ग्राउंड ऑफ द आर्म रेबेलियन, भाई आर्म रेबेलियन होगा जब, तब वो आर्टिकल 19 डाइल्यूट नहीं होगा। ठीक है, मतलब आर्टिकल 19 रहेगा। और नॉर्मल में कोई भी हो तो आर्टिकल 20 एंड 21 जो है डाइल्यूट नहीं होगा, वो हमेशा रहेगा। ओके, द सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी आगे 16 चैप्टर में पढ़ा जाएगा। आगे देखते हैं 9th पॉइंट फंडामेंटल राइट के बारे में। देयर स्कोप ऑफ ऑपरेशंस इज लिमिटेड बाय द आर्टिकल 31A। ओके, देयर स्कोप ऑफ ऑपरेशन लिमिटेड बाय द आर्टिकल 31 DPSP के द्वारा लिमिटेड है। इसे ये क्या है? सेविंग ऑफ द लॉ, प्रोवाइडिंग फॉर द एक्विजिशंस ऑफ द स्टेट ETC। आर्टिकल 31B validation of a certain acts and the regulations included in 9th schedule। एंड 31 क्या है? 31 भी जो है फंडामेंटल राइट पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है। यह सेविंग ऑफ लॉ इफेक्ट टू द सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये मतलब ये फंडामेंटल राइट ही है। दिस स्कोप ऑफ ऑपरेशनल बाय द लिमिट 31, 31B, 31C, इस पे लिमिट लगता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 10 पॉइंट पे, देयर द एप्लीकेशन टू द मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस, देयर एप्लीकेशन टू द मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री forces, police forces, intelligence agencies, and the analogous services can be restricted or the abrogated by the parliament। ओके, आर्टिकल 33 के तहत इनको इस पे रिस्ट्रिक्शन लगेगा। ओके, पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 पे। देयर एप्लीकेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड while martial law is in force। ओके, देयर एप्लीकेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है जब मार्शल लॉ लगाओ इन फोर्स इन द एनी एरिया। मार्शल लॉ मीन्स मिलिट्री रूल इम्पोज अंडर द एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस टू रिस्टोर ऑर्डर। ओके, जैसे कि अफस्पा एक मिले जो है मार्शल लॉ है। एंड आर्टिकल 34 में आता है मार्शल लॉ। It is different from the imposition of the national emergency। 12 पॉइंट को देखते हैं। 12 पॉइंट को देखते हैं। द मोस्ट ऑफ देम आर द डायरेक्टली इन्फोर्सेबल, यानी कि सेल्फ एग्जीक्यूटरी, while ये few of them can be enforced on the basis of ये law made for the giving effect to them। okay, such ये law can be made only by the parliament। okay, and not by the state legislative। इस पर कोई भी कानून फंडामेंटल राइट पे ये पार्लियामेंट ही लगाएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव नहीं लगाएगा। ओके, सो दैट द यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द कंट्री एंड मेंटेन आर्टिकल 33 के तहत पार्लियामेंट को राइट है। 35 के तहत आगे बढ़ते हैं। डिफिनीशन ऑफ स्टेट देखते हैं, जो कि आर्टिकल 12 में आता है। टर्म स्टेट हैज़ बीन यूज द डिफरेंट प्रोविजंस कंसर्निंग द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 12 हैज़ बीन डिफाइन द टर्म्स ऑफ द पर्पस ऑफ पार्ट 3 के लिए। ओके, अकॉर्डिंग टू द स्टेट इंक्लूड्स, स्टेट इंक्लूड होता है कौन कौन सा चीज स्टेट में इंक्लूड होता है, आइए देखते हैं। स्टेट बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, जिसमें जो है गवर्नमेंट
एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दैट इज एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। एंड बी में क्या आएगा, गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट्स दैट इज द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट। ऑल लोकल अथॉरिटीज आते हैं स्टेट में, दैट इज द म्यूनिसपालिटीज, पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। ओके, एंड ऑल अदर authorities that is statutory and the non-statutory authorities जैसे LIC, ONGC, सेल, ETC। ओके, ये सब आते हैं। दस स्टेट जो है हैज बीन डिफाइंड ये वाइडर सेंस सो एज टू इंक्लूड ऑल इट्स एजेंसी। It is the actions of these agencies that can be the challenged in the courts as violating the fundamental rights. Okay, according to the Supreme Court, even a private body or and the agency working and the instrument of the state fall within the meaning of the state under Article 12. Okay, ध्यान में रखना, very important। आगे मूव करते हैं। लॉज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13 को देखते हैं। डिक्लेयर दैट ऑल लॉज दैट आर द इनकंसिस्टेंट विद और ये और इन द डेरोगेशंस ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स शैल बी द वैलिड। In other words, it expressly provides for the doctrine of the judicial review. This power has been conferred on the Supreme Court, Article 32. Okay, ये रेट है बेसिकली, तो जुडिशरी रिव्यू भी इसी के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 33 के तहत आता, सॉरी 13 के तहत क्या आता है, जुडिशरी रिव्यू, और इसको मिला के सब रेट भी होता है, मतलब आर्टिकल 32 में रेट आता है। एंड द हाई कोर्ट का रेट आता है 226 that can declare a law unconstitutional and the invalid on the ground of the contraventions of any of the fundamental rights. Okay, तो सुप्रीम कोर्ट को राइट देता है। आगे देखते हैं। द term laws in Article 13 has been given a wide connotation so as to include following: permanent law enacted by parliament or the state legislation. Okay, sorry, the term laws in the Article 13 has been given a wide connotation so as to include the following: permanent laws enacted by the parliament or the state legislations। दूसरा क्या है, टेम्परेरी लॉ लाइक द ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय प्रेसिडेंट और द स्टेट गवर्नर्स। ओके, ये सब भी लॉ के अंतर्गत आते हैं। और जो स्टेटरी इंस्ट्रूमेंट सी है, स्टेटरी इंस्ट्रूमेंट इन द नेचर ऑफ द डेलीगेटेड legislation, executive legislation like the order, bylaw, rule, regulation or the notification। and D क्या है, non legislative sources of law that is customs or the uses having the force of law। okay, thus not only ये legislations but any of the above can be the challenge in the court as a violating of the fundamental rights and hence can be declared as a void। okay, then आगे देखते हैं। आर्टिकल 13 जो है, फर्दर आर्टिकल 13 डिक्लेयर दैट ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट ए लॉ hence cannot be challenged। Supreme Court held in Kesavanand Bharati case 1973 that the Constitution amendment can be challenged on the ground that is the violated a fundamental right। okay, that forms a part of the basic structure को केशवानंद ने बताया था on the Constitution and hence can be deleted declared as void। okay, तो फंडामेंटल और जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ध्यान में ही रख के फंडामेंटल राइट में भी संशोधन होगा, बस यही कह रहा। आगे देखते हैं फंडामेंटल राइट को। राइट ऑफ इक्वालिटी, जैसा कि हम लोग देखें आर्टिकल 14 to 18 आता है। इसमें कौन कौन आएंगे, इक्वालिटी
बिफोर लॉ एंड द लीगल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये आर्टिकल 14 में आएगा। बी में क्या है, दूसरे में क्या आएगा, प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड द प्लेस ऑफ द बर्थ, आर्टिकल 15 में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, सी में आर्टिकल 16 में क्या है, आर्टिकल 16 में है इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ओके, एंड 17 में क्या है, एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी एंड द प्रोहिबिशन ऑफ इट द प्रैक्टिस, आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 में क्या है, एबोलिशन ऑफ द टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक्स, एजुकेशन वगैरह, तो मिलिट्री और एजुकेशन के छोड़ के और सबका एबोलिशन ऑफ द टाइटल्स है। ओके, आगे देखते हैं, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19, 20, 21, 22, 4 आर्टिकल हैं इसमें। तो आर्टिकल 19 को देखते हैं, इसमें क्या क्या है, 6 टाइप्स, 6 राइट्स हैं इसमें। कौन कौन से, स्पीच एंड एक्सप्रेशन पहला, दूसरा क्या है, असेंबली बना सकते हो, उसको एसोसिएट कर सकते हो, थर्ड, चौथा क्या है, आप मूव कर सकते हो एक जगह से दूसरे, पांचवा क्या है, रेजिडेंस बना सकते हो, छठा क्या है, आप प्रोफेस कर सकते हो और अपनी जीविका चला सकते हो। ओके, बी क्या है, प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट, सॉरी आर्टिकल 20 क्या है, प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शंस फॉर द ऑफेंसेस। ओके, एंड 21 क्या है, प्रोटेक्शंस ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। एंड 20 क्या है, सॉरी 21 ये क्या है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये कब आया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत आया था। ओके, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट, ये आर्टिकल 22 में आएगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड द डिटेंशन इन द सर्टेन केसेस, प्रिवेंटिव डिटेंशन वगैरह इसी में आता है। ओके, आर्टिकल 22 में। आगे बढ़ते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। 23 में क्या कहता है, प्रोविजन ऑफ द ट्रैफिक इन द ह्यूमन बींग्स एंड द फोर्स लेबर। ओके, और 24 में क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन द फैक्ट्रीज एंड ईटीसी। ओके, इसको डीप देखेंगे, एज क्या क्या है, किसको प्रोहिबिट करता है, ये सब। और फिर हम लोग देखते हैं आर्टिकल 25 टू 28, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, तो आर्टिकल 25 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ द कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। ओके, एंड 26 क्या है, फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजन अफेयर्स। 27 क्या है, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट्स ऑफ द टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। और 78 क्या है, फ्रीडम फ्रॉम द अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रूमेंट और द वर्शिप इन द सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 28। अब चलते हैं पांचवे पे, कल्चरल एंड द एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30। 29 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड द कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। ओके, एंड 30 क्या है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ओके, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 के तहत। तो क्या क्या है, राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स, हैवियस कॉर्पस आएंगे, एंड द मेंडमस आएंगे, प्रोहिबिशंस आएंगे, सेरिटरी आएंगे, एंड द क्यू वारंटो आएंगे, आर्टिकल 32। इसको एक एक करके ढंग से पढ़ा जाएगा आगे आर्टिकल 32 में। ओके, अब देखते हैं कि कौन सा जो है सिटीजन के लिए, कौन सा नॉन सिटीजन के लिए। तो मैंने बोला था आर्टिकल 15, 16, 19, 21 एंड 30। ओके, सॉरी मुझसे गलती हो गया, वहाँ पे जो है ये 21 था। ओके, तो 29 नहीं, मुझसे गलती हुआ, 15, 16, 19, 21 एंड 30 केवल जो है
सिटीजन के लिए है। और इसके बाद आर्टिकल 14, 20, 21 ये 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये सब किसके लिए है? इंडियन एंड फॉरेनर्स दोनों के लिए, एक्सेप्ट किसके? एक्सेप्ट एनिमी कंट्रीज के एंड एनिमी अलायंस के, जैसे पाकिस्तान एंड चाइना को छोड़कर। ओके, तो इस प्रकार ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे आर्टिकल 14 से। ओके, राइट टू इक्वालिटी, और आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ओके, देन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, और अपना फीडबैक जो कमी है मेरे में वो ज़रूर बताएं कमेंट में। ओके, थैंक यू वेरी मच।